नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। हमने बिहार एसएससी के लिए जो है खान सर के प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला आरंभ की थी दोस्तों, जिसका ये 9वां क्लास है। इससे पहले 1 से लेकर के 8 क्लास तक हमने पूरी तरह से आपको डिटेल में कवर करा दिया है। आज की क्लास को भी हम लोग ठीक उसी तरह से विस्तार से पूरा करेंगे। आप में से जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पर बिहार एसएससी के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं और पूरे विस्तार से डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए आरंभ करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है? तो ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन खंडहर शहर मोहनजोदड़ो में स्थित एक प्रसिद्ध हौज है। यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है और यह एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया था। मोहनजोदड़ो जो है दोस्तों विश्व का सबसे पुराना सुनियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। तो इन तमाम बातों को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो लुम्बिनी जो है महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। ध्यान रहे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 में हुआ था ईसा पूर्व। नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता जो थे शाक्य गणराज्य के प्रधान थे और उनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा माता का नाम महामाया था। इन बातों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना जो है दोस्तों ये दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। 1875 में की गई थी। अगर पूछा जाए कि कब किया गया था तो 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। साथ ही साथ ध्यान में रखिएगा कि आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना में दोनों का नाम आता है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव व शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था? तो इसका प्रारंभ किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जन जागृति कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए जो है महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा मराठा व केसरी अखबार के माध्यम से 2 पत्र इन्होंने प्रकाशित किया था, मराठा और केसरी। ठीक है दोस्तों, इन 2 नामों से इन्होंने पत्र प्रकाशित किया था, अखबार। इसके माध्यम से ये जो है ब्रिटिश सरकार की क्रूरता को दर्शाया करते थे और जिसके कारण उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1942 में। आजाद हिंद फौज का गठन जो है कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह के महत्वपूर्ण योगदान से हुआ था। इसका गठन जो है दोस्तों 1942 में हुआ था, इसको ध्यान में रखना है। और इसकी कमान जो है सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट अधिनियम जो है किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 21 मार्च 1919 को। रॉलेट अधिनियम जो है 21 मार्च 1919 को पारित किया गया था। इसके पारित होने के बाद संसद के सभी कांग्रेस नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। इसमें अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करता है या फिर नारेबाजी करता है तो उसे बिना किसी वारंट के
गिरफ्तार किया जाने का प्रावधान था। तो इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो ये जो पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर में हुई थी। इसमें भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली और इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति, भारत के स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना जो है ये जरूर होगी, और इसी के लिए जो है इसका भारत छोड़ो प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो इसका विषय है दोस्तों इनमें से सभी। ठीक है, कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकारों का सफाया। नेपोलियन संहिता संहिता जो है 1804 में आया था, इसको ध्यान में रखना है। 1804 का विषय कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकारों का सफाया, परिवहन संचार साधनों में वृद्धि व समान मापतौल व्यवस्था आदि शामिल थे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था दोस्तों धुरी शक्ति। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर के धुरी शक्ति गुट का निर्माण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध धुरी शक्ति गुट व मित्र राष्ट्रों के गुट के मध्य हुआ था। एक तरफ धुरी राष्ट्र थे और एक तरफ मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे बड़े शक्तिशाली देश शामिल थे। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था? तो ये था 42वां संशोधन। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, ये 1976 के द्वारा ही। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु या फिर स्रोत कह लें, भारत के लोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो इसमें से जो है प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, यह कथन सही नहीं है। बाकी के कथन सत्य हैं। यह न्यायविद नहीं है, स्रोत है और न ही उसकी शक्तियां का निषेध करती है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये सारे कथन सत्य हैं। प्रस्तावना में जो है ये 2 बार संशोधन किया गया है, ये बात गलत है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है, जिसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना दस्तावेज में एक परिचयात्मक और अभिव्यक्तिपूर्ण कथन है जो दस्तावेज के उद्देश्य और अंतर्हित दर्शन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? एक स्वतंत्र चुनाव आयोग कौन सा प्रदान करता है, ये बताना है दोस्तों। आइए इसके ऑप्शन पे चलते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324। ठीक है, भारतीय संविधान का जो भाग 15 है, 10, 5, 15, इसमें अनुच्छेद 324 से लेकर के 324 से लेकर के 329 तक, ध्यान में रखिएगा इसको, 324 से 329 तक जो है निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण का जो कार्य है ये निर्वाचन आयोग करता है। 324 से 329 इसको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है?
तो ये अधीन है दोस्तों संसद के। भारत में कानूनी अधिसत्ता संसद के अधीन है। संसद जो है भारत के राष्ट्रपति और दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा से बना एक द्विसदनीय विधायिका है। विधायिका के प्रमुख जो है राष्ट्रपति के पास संसद के सदन को बुलाने और प्रचार करने और लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उनके केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है, इसको याद रखना है आपको। राज्यपाल राज्य विधानसभा चुनाव में बहुमत दल का नेता को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होता है। तो इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनके निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। भारत में द्विसदनीय व्यवस्था है। भारत के संसद में राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा होती है। राष्ट्रपति को संसद में दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाने का और स्थगित करने का एवं लोकसभा को भंग करने का शक्ति प्राप्त होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? तो ये राज्य है दोस्तों हमारा मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, उपयुक्त सभी। तो इसमें से सभी जो राज्य हैं इसमें पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इसके अलावा मणिपुर भी है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। मणिपुर जो है यहाँ पर भी जो है इसके कई हिस्सों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये राज्य संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसका कारण यही है कि ये राज्य जो है 243 के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई। दलवीर भंडारी जो है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य का पृथक संविधान था? तो इसमें से जो है जम्मू कश्मीर जो था दोस्तों इसका अलग संविधान था। पहले जम्मू कश्मीर पर भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 का ए लगता था। 370 का ए भी लागू होता था। इसी अनुच्छेद से जम्मू और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन क्या होता है, अगस्त 2019 में क्या हुआ कि कार्यकारी संकल्प के द्वारा इस अनुच्छेद को रद्द कर दिया गया और विशेष राज्य का दर्जा जो है समाप्त हो गया। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है एक केंद्र शासित प्रदेश की तरह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है, ये बताना है। तो सूर्य की किरणें जो है 8 मिनट का समय लेती है। सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो है दोस्तों ये 15 लाख किलोमीटर है, इसको ध्यान में रखना है। और यह 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड होती है प्रकाश की, जिससे ये आती है। तो इसे जो है कुल 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अगर आपसे पूरा डिटेल में पूछा जाए
तो 8 मिनट 20 सेकंड आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है यह है यूरो। फिनलैंड की राजधानी की बात करें दोस्तों, तो राजधानी इसकी हो जाएगी हेलसिंकी और मुद्रा तो यूरो है। फिनलैंड एक यूरोपीय स्कैंडिनेवियन देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह यूरोप का 8वां सबसे बड़ा देश है, 8वें नंबर पर आता है यह। और जनघनत्व के आधार पर यूरोपीय संघ में सबसे कम आबादी वाला देश है। देश में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों की मातृभाषा जो है फिनिश है। यहाँ पर फिनिश भाषा बोली जाती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा। तो इसमें से जो है धुआं दोस्तों, यह जो है संघनन नहीं है। बाकी सभी संघनन है, ओस, कोहरा और पाला, ये सभी संघनन के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। वे सागरीय तरंगे हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी, चांद और सूर्य के आपस के आकर्षण से उत्पन्न होता है। यह 24 घंटे में, ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक स्थान पर 2 बार जो है ज्वार भाटा आता है 24 घंटे में। अगला प्रश्न है, बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो है मैदानी क्षेत्र में आते हैं। बीबीपुर और नजफगढ़ झील ये मैदानी क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो एशिया में जो तीसरा है ये है इंडोनेशिया। तो एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। एशिया में पूरे विश्व की 60% आबादी निवास करती है। ठीक है। और एशिया के 3 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में चीन, भारत और उसके बाद इंडोनेशिया आता है। चीन पहले नंबर पर है, दूसरे पे भारत और तीसरे पे इंडोनेशिया है। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, म्यांमार इसका नया नाम है। तो म्यांमार जो है यह बर्मा का नया नाम है। बर्मा जो है 4 जनवरी 1948 को 1948, ध्यान में रखिएगा ईस्वी, 1948 को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुआ था। और 1989, 1989 में क्या होता है कि बर्मा का नाम बदल करके म्यांमार कर दिया गया 1989 में। और इसका सबसे बड़ा नगर यंगून है। यंगून जो है ये बर्मा का सबसे बड़ा नगर है। और इसकी राजधानी जो है दोस्तों नाईपाइडा है। नाईपाइडा जो है इसकी राजधानी है बर्मा की। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। जो सही जोड़ा है उसका मिलान करना है। तो इसमें सही जोड़ा है त्रिपुरा अगरतला, ये राज्य राजधानी है दोस्तों। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ईटानगर, दिसपुर, अगरतला और कोहिमा क्रमशः अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा और नागालैंड की राजधानी है। नागालैंड की राजधानी हो जाएगा दोस्तों कोहिमा, असम का दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा ईटानगर। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो है यह सिक्किम में है। नाथुला दर्रा सिक्किम और दक्षिणी तिब्बत घाटी को जोड़ता है। और यह दर्रा जो है 14,260 किलोमीटर का है दोस्तों। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है यह कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन बांध जो है हैदराबाद से 150 किलोमीटर की दूरी पर है और यह कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तेलंगाना में पड़ता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो कैसे रोका जा सकता है? तो उसको रोकने का तरीका है दोस्तों, पेड़ लगाकर, वन रोपण के द्वारा। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को पेड़ लगा करके रोका जा सकता है। रोपण के कई फायदे हैं, इसमें मृदा अपरदन कम होता है, भूमि की गुणवत्ता बढ़ती है, इससे पानी का संतुलन भी बढ़ता है और रोपण कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें सबसे घनी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों देश की कुल जितनी भी जनसंख्या है, इसकी 16.51% जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो वैश्वीकरण से तात्पर्य है, इसमें से कोई नहीं है ना। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या फिर घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण से। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है। यह एक प्राकृतिक, आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का संयोजन है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया था 1990 के दशक में। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो ये 1 रुपए का नोट जो है ये जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। 1 रुपए का नोट भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। इसको छोड़कर बाकी सभी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए जाते हैं। यह मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण अमेरिका देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? तो पानी युद्ध जो हुआ था दोस्तों, ये बोलीविया में हुआ था। बोलीविया के कोचाबाबा नाम का जगह है यहाँ पे बोलीविया में, कोचाबाबा। तो कोचाबाबा में क्या हुआ था कि 2000 ईस्वी में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। कोचाबाबा बोलीविया की एक उपजाऊ घाटी में बसा हुआ शहर है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो इसमें से जो आइजिया बर्लिन है, यह नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। आइजिया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है। अगला प्रश्न है हमारा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो मनाते हैं हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं। इसके अनुयायी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होते हैं। यह उत्सव संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है और इसका आरंभ जो है दोस्तों 1948 में हुआ था, 1948 में। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित हैं। तो अजंता की गुफाएं जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। सन 1983 में 1983 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इसमें से कुछ गुफाएं सातवाहन वंश के दौरान बनी हुई भी हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है,
अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपनशिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताना है। तो ये कीट होता है कॉचनील कीट। कॉचनील कीट जो होता है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं। कॉचनील कीट अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपनशिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाला कीट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो कोशिका भित्ति जो है यह पशु कोशिका में नहीं होता है। किसी भी प्राणी के निर्माण की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका से प्राणी का निर्माण तथा विकास होता है। कोशिका भित्ति पशु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मदद करता है। तो एंजाइम जो है दोस्तों, यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कि भोजन के पाचन में मदद करता है। पाचन प्रक्रिया के दौरान बहुत सी जगहों पर भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन आदि, है ना। तो अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य श्वास दर क्या है? तो सामान्य श्वास दर है 12 से 16 प्रति मिनट। मानव शरीर में जो है मनुष्य में पाया जाने वाला सामान्य श्वसन दर होता है 12 से 16 श्वास प्रति मिनट। यदि किसी मनुष्य में इससे कम या इससे ज्यादा दर पाया जाता है तो वह एक स्वस्थ स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है? तो ये अंग होता है तिल्ली। मानव शरीर में तिल्ली पेट के पास स्थित रहती है। सभी रीढ़धारी प्राणियों में पाए जाने वाला तिल्ली एक अंग है। तिल्ली जो है पुरानी लाल कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। इसे स्प्लीन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी में स्प्लीन बोलते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से पहला वाला सही है, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। नर प्रजनन तंत्र में प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन तथा शुक्राणु पाए जाते हैं, जबकि अंडवाहिका और गर्भाशय ये सभी जो है महिलाओं में पाया जाता है, मतलब नारी प्रजनन तंत्र में पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है कौन सी है? तो यह है UAA। ठीक है, UAA और UGA ये समाप्ति कोड है। यह अंतिम चरण है जिसके दौरान प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो ये जो है दोस्तों अनुवाद प्रक्रिया को रोकने का काम करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? तो मलेरिया रोधी दवा का स्रोत जो है सिनकोना है। ये दक्षिण अमेरिकी पेड़ सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त होता है। इसका उपयोग क्यूनिन नामक मलेरिया बुखार की दवा के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य दवाओं के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग का जो उत्पादन होता है दोस्तों परागकोश में होता है। परागकोश पुंकेसर की एक द्विपालिका संरचना होती है। इसमें 4 कोष्ठ होती है जिसे कि परागपुट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैक्टोबैसिलस इसमें विशेष भूमिका निभाता है। तो लैक्टोबैसिलस जो है यह दूध से दही जमाने में अपना विशेष भूमिका निभाता है। दही में जो है लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। लैक्टोबैसिलस ग्राम पॉजिटिव लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं।
ये सड़े हुए पौधों और दूध से बनी चीजों में पाए जाते हैं। दूध को जब हम 30 से 40 डिग्री तक उबालते हैं, गर्म करते हैं, और इसके बाद इसमें थोड़ा सा पुराना दही मिला देते हैं, तो उसमें मौजूद लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो है यह बढ़ने लगता है, और ये बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। बिना गर्म किए हुए दूध में पहले से ही लैक्टोबैसिलस मौजूद रहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? संगठन का उच्चतम स्तर जो है यह है जैव मंडल। पृथ्वी के धरातल से लेकर के बाह्यमंडल वातावरण को जैव मंडल कहा जाता है। ठीक है। जैव मंडल के जैव मंडल के अंदर जो है 3 मंडल सम्मिलित होते हैं: स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। जैव मंडल पृथ्वी के चारों तरफ वायु, जल, स्थल, मृदा और शैली युक्त जीवनदायी परत होती है, जिसके अंतर्गत जंतुओं एवं पादपों का जीवन संभव होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आवेग का विमीय सूत्र क्या है? तो आवेग जो होता है दोस्तों, यह इसका विमीय सूत्र होता है आपका आवेग का फॉर्मूला होता है आवेग का फॉर्मूला होता है आवेग बराबर F इंटू टी। F इंटू टी होता है, F को हम लिख सकते हैं M इंटू ए, और T को तो T ही लिखा जाएगा। तो M के लिए हम लिखते हैं ML T-2, ये हो गया A का, त्वरण का, और साथ में एक T आ गया, तो ये कुल मिलाकर के क्या हो गया? ML T-1। तो ML T-1 जो है हमारा यहाँ विकल्प डी में है, ये सही जवाब हो गया। आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुना समय, इसको ध्यान में रखना है। एम ए इंटू टी में इसको विस्तारित रूप से तोड़ सकते हैं, फिर ML T-2 और एक टी आ जाता है, तो ये प्लस और ये माइनस का एक ले लेता है, तो पूर्ण रूप से जो बनता है ये बनता है ML T-1। तो आवेग के लिए ML T-1 होता है इसका विमीय सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं, ये बताना है। तो 1 मील तैरने का मतलब होता है दोस्तों 0.62 मील तैरना। ठीक है। शब्दों में इसका मतलब 1 किलोमीटर लंबाई जो होता है ये 0.6214 माइल के बराबर होता है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, न्यूटन के पहले सिद्धांत, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं हम लोग। न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है, तथा इसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है तथा गति का विरोध करती है। इसी प्रकार यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहती है और विराम अवस्था का विरोध करती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये उपकरण होता है इलेक्ट्रिक मोटर, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ के द्वारा। मानवों में ध्वनि कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। इसका दूसरा नाम जो है स्वर यंत्र है। इसका मुख्य कार्य ध्वनि उत्पन्न करना है। यह खांसने, छींकने, निगलने तथा गाना गाने के लिए उपयोगी है। महिला तथा बच्चों में स्वर यंत्र पतले होते हैं, जिससे उनकी आवाज तीखी होती है। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान किसके समान घटता है? तो ये जो है दोस्तों ऊंचाई के समान घटता है, ऊंचाई के साथ साथ ये घटता है।
पृथ्वी की ओर गिरती हुई अथवा पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी हुई वस्तुओं की गति को गुरुत्वाधीन गति कहते हैं। गुरुत्वाधीन गति के समीकरण लिखते समय त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g को लिखते हैं और इसका मान जो होता है दोस्तों ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और इसका मान जो है ऊंचाई के साथ घटता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो इसमें से जो है प्लाज्मोडियम, ये मलेरिया परजीवी है। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे आभासी और वस्तु के आकार के समान बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई कौन सा है? तो ये है ओम। विद्युत प्रतिरोध मापने की इकाई ओम है। प्रतिरोध की छोटी इकाई माइक्रो ओम तथा मिली ओम होता है। प्रतिरोध की बड़ी इकाई किलो ओम और मेगा ओम होता है। कार्य का व्युत्पन्न इकाई जूल होता है। एम्पियर जो है दोस्तों विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और विभवांतर के लिए वोल्ट का उपयोग करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज किस प्रकार से छिद्र से संबंधित है? स्पंज जिस प्रकार से छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबड़ किससे संबंधित होगा? तो रबड़ जो है संबंधित होगा दोस्तों प्रत्यास्थ से। अगला प्रश्न है, चार जारों में क्रमशः ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण के द्वारा इन चार गैसों की पहचान की जा सकती है? तो इसके लिए जो है हम लोग उपयुक्त में से कोई नहीं है दोस्तों, इसका पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। भारी जल का अनुभार कितना होता है? अगला प्रश्न है। तो भारी जल का अनुभार होता है 20। भारी जल का अनुसूत्र होता है D2O। ठीक है, तो भारी जल का जो अनुभार निकालेंगे हम लोग तो ड्यूटेरियम का 2 होता है, 2 गुना 2, और ऑक्सीजन का जो होता है दोस्तों ये 16 होता है। ठीक है, तो 2 गुना 2 हो गया 4 और 16, ये कुल मिलाकर हो गए 20। तो 20 जो है भारी जल का अनुभार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या होता है क्लोरीन का। क्लोरीन का प्रयोग जो है तरल तालों को कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। क्लोरीन एक रासायनिक तत्व है। यह सामान्य ताप एवं दाब पर गैसीय अवस्था में पाया जाता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 19 होती है और इसकी परमाणु त्रिज्या जो होती है यह 175 pm होती है। अगला प्रश्न है, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं हम लोग। इन्वर्टर या कार की बैटरियों में सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा या थोथे का तेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कांच बनाने के में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है? तो कांच बनाने में जो है दोस्तों सिलिका का मुख्य उपयोग होता है और यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में एवं सिलिकेट यौगिकों के रूप में पाया जाता है। प्रकृति में सिलिका अधिकतर क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। इसका अशुद्ध रूप जो है बिल्लौर पत्थर है। बिल्लौर नाम का पत्थर इसका अशुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होगा CaOCl2 होगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड।
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर की तैयारी के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। इसका उपयोग पेयजल आपूर्ति को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें क्या होता है? तो कैलेमाइन जो होता है दोस्तों, इसमें है जिंक कार्बोनेट अयस्क को प्रयोग में लाया जाता है। ये जिंक कार्बोनेट का सूत्र है। कैलेमाइन शब्द जो है जिंक के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है और कैलेमाइन जिंक कार्बोनेट का अयस्क को कहते हैं। इसके अलावा जिंक ऑक्साइड को जिंसाइट कहा जाता है और जिंक सल्फेट के अयस्क को जिंक ब्लेंड भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि? तो इसको प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह मुलायम होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो इसमें से पीवीसी जो है ये योगात्मक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आजाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? तो बिहार की ये माधुरी देवी हैं जो कि इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो ये वर्ष था 2006 का। इसमें जो है महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा? तो ये देश है हमारा UAE। संयुक्त अरब अमीरात ने प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीत ली है, इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा कौन? तो ये है दोस्तों कौन? अजय लांबा। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा करेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र की PSE का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों विनिवेश के नाम से। सार्वजनिक क्षेत्र के PSE का कुछ हिस्सा को बेच करके सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजीकरण की प्रक्रिया को विनिवेश के नाम से जाना जाता है। अगला है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इन महिला का नाम अरुंधति राय है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इनकी रचना है, इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने कब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इन्होंने 1784 में दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था, जो कि गुजराती शैली से प्रभावित था? तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है भारत के मुंबई के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित एक स्मारक है। गेटवे ऑफ इंडिया को मुंबई के ताजमहल के रूप में भी जाना जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया को जो है ब्रिटिश वास्तुकार जॉर्ज व्हिटेट के द्वारा अभिकल्पित किया गया था। अगला प्रश्न है, नादिर शाह ने कब किस ईस्वी में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी? तो इसने किया था 1739 में हमला और दिल्ली में लूटपाट की थी।
मुगल सेना के साथ हुए नादिर शाह के युद्ध को करनाल के युद्ध के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण जगत सिंह द्वितीय के समय में किया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफा जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। और 1983 ईस्वी में जो है दोस्तों, अजंता की गुफा को जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो इसका नाम था सुमित्रा महाजन। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम था सुमित्रा महाजन। अगला प्रश्न है, भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं? तो ये जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं। भारत के दोनों सदनों द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो इसकी आयु है 21 साल। पंचायत सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायतों का उल्लेख जिसे स्थानीय निकायों के रूप में कहा जाता है, भारतीय संविधान के भाग 9 में है। ये भाग 9 में इसका उल्लेख है। अगर पंचायत समय पूर्व विघटित हो जाता है 5 साल से पहले, तो विघटन के मामले में विघटन की तिथि से जो है 6 माह के अंदर पुनः चुनाव कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? तो नहीं था दोस्तों, तो ये भगत सिंह नहीं है इससे संबंधित। भगत सिंह का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं है। काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ था, 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। इसमें चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ये लोग शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। वर्तमान में जो है इसके 164 सदस्य देश हैं और इसके महानिदेशक जो है डॉक्टर नोबुजी ओंकोजो इवेला हैं। ठीक है। और पहले अगर बात करें पहले इसके अध्यक्ष की, तो उस समय जो पहले महानिदेशक थे पीटर सदरलैंड थे इसके। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? तो इसमें से फिनलैंड जो है दोस्तों यह USSR का हिस्सा नहीं था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है। इसको जो है लाल बलुआ पत्थर और काले ग्रेनाइट पत्थर से गंग वंश के राजा नरसिंह देव के द्वारा बनवाया गया था 1236 से 1264 के मध्य। अगला प्रश्न है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है किस ईस्वी में स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना की गई थी 1976 में। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की स्थापना 1976 में की गई थी। इसको बोलते हैं हिंदी में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों यह नई दिल्ली में है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है यह राजस्थान में है
1955 में जो है वन्य जीव अभयारण्य इसको घोषित किया गया था और 1979 ईस्वी में 1979 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व मनाया गया। तो इस क्वेश्चन के साथ ही दोस्तों हमने जीके और साइंस के सारे प्रश्नों को इसका कर लिया है। और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई राय या सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।